गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज का करंट अफेयर्स में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे चाबहार बंदरगाह। ये चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है? ईरान में है। ये याद रखने वाली बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कि चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये याद रखना है। ईरान में है। ईरान में कहाँ पे है? जो दक्षिणी पूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो चाबार बंदरगाह है ना, इसको डेवलप भारत ने किया है, अरबों रुपए का निवेश किया है। तो भारत का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। और ये अभी क्यों न्यूज में है? क्योंकि जो यूएसए ने अभी धमकी दी है कि आप इसको मतलब यूज वगैरह मत लीजिए करके ऐसे, तो इसलिए ये न्यूज में है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भारत, ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के लिए व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। अब इस ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी कि चाबार बंदरगाह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के करीब स्थित है, जिससे ये रणनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और भारत इस बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के एक हिस्से के रूप में विकसित कर रहा है, जो रूस और यूरोप को मध्य एशिया के माध्यम से जोड़ने वाली योजना है। देखो इसमें क्या है, देखो मैं आपको बताऊं, ये अपना कांडला बंदरगाह है। पहले जैसे कोई भी अपना शिप वगैरह जाएगा ना इंडिया का, तो ये ऐसे पाकिस्तान होते हुए निकलना पड़ता है। और पाकिस्तान के और इंडिया के बनती नहीं है। तो इंडिया ने क्या किया कि जो पाकिस्तान को बीट करने के लिए भाई पाकिस्तान से हमारा सामान नहीं जाए, तो इंडिया ने क्या किया कि यहाँ पे जो ईरान है, ईरान देख रहे हैं, ईरान यहाँ पे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो चाहवार पोर्ट डेवलप कर लिया। और पाकिस्तान का कितना है? ये रहा ग्वादर पोर्ट। यहाँ पे चाइना का भी है, और ये चाइना है, और ये पाकिस्तान है, और ये भारत है। तो भारत ने इसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे चाबहार पोर्ट कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब भारत क्या करेगा, यहाँ से अपना जो मतलब यहाँ से ईरान में से इधर से होते हुए जैसे जहेदान, जारांज, काबुल, अफगानिस्तान, ये रोड रोड वगैरह बनाएगा, और यहाँ से फिर रशिया वगैरह में जाएगा। तो ये अभी मैंने बात की ना कि मतलब रूस और यूरोप को मध्य एशिया के माध्यम से जोड़ने वाली परियोजना है। उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, नॉर्थ साउथ परिवहन गलियारा क्या है कि जो भारत से ऐसे निकलते हुए मध्य एशिया से रशिया तक का एक रूट बनाया जा रहा है, तो उसको उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के रूप में माना जाता है। तो ये जो पिक्चर है, ये इसलिए क्लियर किया मैंने कि आपको याद रहना चाहिए कि ये भारत है ना। और यहाँ से हमारा सामान ऐसे आते हुए चाबार बंदरगाह ईरान में है, वहां पहुंचेगा। वहां से ईरान में होते हुए ये जैदान, और जैदान से देखो ये जारांज, काबुल अफगानिस्तान में है। तो ये ऐसे करते हुए अपना सामान रशिया तक पहुंचेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए मैंने ये मैप लिया है कि ताकि इजी तरीके से मैं समझा सकूं कि मतलब ये चाबार पोर्ट कहाँ है, ग्वादर पोर्ट का किसके अंडर में है। चाइना इसको डेवलप कर रहा है, पाकिस्तान के अंडर में है। और इसके बीच में अराउंड 72 या 80 किलोमीटर्स का एक गैप है, मतलब ज़्यादा गैप नहीं है। तो यहाँ से हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। फिर याद दिला देता हूँ, चाबहार बंदरगाह कौन डेवलप कर रहा है? भारत कर रहा है। इसकी स्थिति क्या है? दक्षिण पूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है। देखो ये ओमान की खाड़ी है, आपको दिख रहा होगा। ये देखो ये ओमान की खाड़ी है। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट है, डिएगो गार्सिया के पास भारत और मॉरिशस के बीच सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन समझौता हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन समझौता कौन कौन सी देशों के बीच में हुआ है? भारत और मॉरिशस के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है, भारत की 7 नई प्राकृतिक धरोहर स्थल यूनेस्को की संभावित सूची में। तो अब कितने हो जाएंगे? कुल 69 स्थल हो जाएंगे। कभी एग्जाम में पूछा जाएगा तो पूछेगा कि कितने यूनेस्को की सूची में है, तो 69 याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो 7 है ना, वो एक तो याद रख लीजिए, क्योंकि इनका नाम कहीं न कहीं आपको सुनने में किसी न किसी एग्जाम में मतलब आएगा, क्योंकि इतनी बड़ी बात है ना। यूनेस्को, इंडिया की जो मतलब प्राकृतिक धरोहर स्थल है, उनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया जा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। तो एटलीस्ट वो 7 का नाम तो याद रखें। तो डेक्कन ट्रैप्स महाराष्ट्र में, पंचगनी महाबलेश्वर ये है। सेंट मेरी आइलैंड कर्नाटक में है। मेघालयन येज गुफाएं मेघालय में है। नागा हिल
ओफियोलाइट नागालैंड में, एर्रामट्टी डिब्बालू आंध्र प्रदेश में, तिरुमला हिल्स आंध्र प्रदेश में, वरकला क्लिप्स केरल में। तो ये 7 है। तो एटलीस्ट ये थोड़ा सा नाम ऐसे लगेगा, पर आप थोड़ा थोड़ा याद भी कर सकते हैं। डेक्कन ट्रेप्स के नाम से तो महाराष्ट्र सबको याद रहता है, और जैसे ये नागा के नाम से तो नागालैंड सबको पता है, मेगा के नाम से मेघालय, सेंट मेरी आइलैंड्स कर्नाटक में, तिरुमला तिरुमला हिल्स आंध्र प्रदेश में, वरकला क्लिप्स केरल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। नेक्स्ट है, भारत ने गुवाहाटी असम में बिमस्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया। तो क्वेश्चन ये से पूछेगा कि हाल ही में बिमस्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया। तो याद रख लीजिए, गुवाहाटी असम में है। नेक्स्ट है, स्पोर्ट्स में आज कोई इतना इम्पोर्टेंट था नहीं, तो इसमें याद रख लीजिए कि स्पेन की पुरुष फुटबॉल टीम 11 साल के बाद में फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में एक बार फिर नंबर 1 टीम बन गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट पूछेगा कि फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 टीम कौन सी है, तो ये याद रखनी, स्पेन की पुरुष फुटबॉल टीम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एनीमिया स्क्रीनिंग में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। कोई भी स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि किसकी जांच वगैरह, तो उसमें राजस्थान प्रथम स्थान पे है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि राजस्थान का पहला हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, जयपुर में है। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर पूछे जाने का संभावनाएं भी थोड़ा कम ही है। पर देख लीजिए, राज्य उपचार मोबाइल ऐप उपयोग किया गया सरकारी अस्पतालों में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए। गंगा बैरव घाटी लेपर्ड सफारी अजमेर का शुभारंभ किया गया। इसमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि लेपर्ड सफारी है। काफी एग्जामों में पूछा जाता है कि गंगा बैरव घाटी है कहाँ पर, तो आपको इतना याद रखना है कि गंगा बैरव घाटी अजमेर में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, 44वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप। तो काफी बार आपने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा होगा, देखा होगा कि इसमें कौन जीता। तो राजस्थान वाला, जो राजस्थान विशेष करके सीरीज, उसमें मैंने बताता हूँ कि राजस्थान ने पंजाब को हराकर स्वर्ण गोल्ड जीता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो एटलीस्ट रट लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आने की संभावनाएं ज्यादा है। फिर कल एडीबी के बारे में मैंने आपको पूरा, परसों के आर्टिकल में शायद मैंने पूरा समझा दिया था कि एडीबी क्या है, कैसे क्या रहता है। तो वहां से आप उसको कोरिलेट करके मतलब पढ़िए यहाँ पे कि क्या चीज है ये। तो राजस्थान सरकार ने एडीबी के सहयोग से 26 सैटेलाइट टाउन विकसित करेगी। तो वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि राजस्थान सरकार किसके सहयोग से 26 सैटेलाइट टाउन विकसित करने जा रही है, तो वह एडीबी के सहयोग से। एम एम सैंड नीति 2024, इसका लक्ष्य है 2028-29 तक 30 मिलियन टन उत्पादन। एम सैंड क्या होता है? जो रेत रहती है उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, मतलब रेत बनाई जाती है। तो उसका टारगेट हमारा 30 मिलियन टन है। ये याद रखना है राजस्थान वाले का। और नेक्स्ट है, भूटान भारतीय साहित्य महोत्सव 2025 थिम्पू में हुआ है। तो डॉक्टर पुष्पा कलाल उदयपुर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा टकराते हैं मतलब एग्जाम में, कि भूटान भारत साहित्य महोत्सव अभी हाल ही में थिम्पू में हुआ, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसी को मिला, तो डॉक्टर पुष्पा कलाल उदयपुर वाले को मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता ही दिया। और आज हमने क्या किया कि एक स्पेशल टुडे करके भी एक देखा है कि आज के मतलब स्पेशल क्या है। तो 78वां हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को मनाया जाता है। 2025 को 78वां मनाएगा। तो हैदराबाद मुक्ति दिवस क्यों मनाया जाता है, आप बताइए। हमारा देश आज़ाद हो गया था 1947 में। और हैदराबाद कब आज़ाद हुआ निजाम वगैरह से? 1948 में। तो हैदराबाद क्या था कि ब्रिटिश भारत की रियासत थी, ब्रिटिश भारत की रियासत थी ये। तो हैदराबाद जो रियासत थी उसमें तेलंगाना, मराठवाड़ा, उत्तर कर्नाटक विदर्भ के कुछ लोग, कुछ मतलब कुछ एरिया इसमें आता था हैदराबाद रियासत में। और यहाँ पे क्या था कि सन 1724 से 1948 तक निजाम हैदराबाद राज्य के शासक थे। मतलब यहाँ पे जो राजा थे उनको निजाम बोलते थे। तो निजाम यहाँ के शासक थे। तो स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या किया कि हैदराबाद मुक्ति संघर्ष स्टार्ट किया। और 1948 में भारत सरकार ने क्या किया, निजाम के शासन के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करते हुए हैदराबाद को भारत में समाहित कर लिया। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि हैदराबाद को कैसे सम्मिलित किया गया। सबको पता है, पुलिस कार्रवाई करके हैदराबाद को भारत में सम्मिलित किया गया। तो
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 17 सितंबर 1948 का दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था, क्योंकि हैदराबाद की जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति ने न केवल इस क्षेत्र को एक स्वतंत्र देश बनाने तो निजाम के प्रयासों को निष्फल कर दिया, बल्कि इस प्रांत को भारत संघ में मिलाने का निश्चय किया। जब 15 अगस्त 1947 पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तो निजाम के राजसी शासन के लोग हैदराबाद राज्य को भारत में मिलाने की मांग करने और अत्याचार और दमन का सामना कर रहे थे। मतलब वहाँ की जनता जब ये कह रही थी कि हमको इंडिया में मिलना है, तो वहाँ का जो निजाम की सेना थी ना, वो इतनी खतरनाक थी, इतने क्रूर अत्याचार कर रही थी जिसकी कोई हद नहीं थी। तो हैदराबाद की जनता ने निजाम और उसकी निजी सेना रजाकारों की क्रूरता से निडर होकर अपनी आज़ादी के लिए पूरे जोश से लड़ाई जारी रखी। अभी देखो आरएस का शायद मेंस एग्जाम, उसमें पूछा था कि मतलब हैदराबाद की जो स्वतंत्रता में जो रजाकार वो कैसे बाधा बन रहे थे। तो रजाकार आपको ध्यान रखना निजाम की निजी सेना थी, तो वो मतलब भारत के जो विलय का विरोध कर रही थी कि भारत में हमको नहीं मिलना है। तो ये ऐसे मतलब आरपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं मेंस में, तो ऐसे हम स्पेशल टुडे करके आज इसकी बात कर रहे हैं। तो भारत के तत्कालीन गृह मंत्री एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा पुलिस कार्रवाई करने हेतु निजाम को मतलब 17 सितंबर 1948 को आत्मसमर्पण करना पड़ा और भारत संघ में सम्मिलित होने पर मजबूर कर दिया। और जो ये पुलिस कार्रवाई वगैरह जो भी हुआ था ना, उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। याद रख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऑपरेशन पोलो हमारे कौन से स्टेट को मिलाने के लिए, भारत संघ में मिलाने के लिए चलाया गया था, हैदराबाद को। रजाकार किसकी स्वतंत्रता में बाधा बन रहे थे, हैदराबाद की में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रख लीजिए कि हैदराबाद की जनता को अपनी आज़ादी के लिए 13 महीने और 2 दिन संघर्ष करना पड़ा था। अगर यदि निजाम उसके षड्यंत्र में सफल हो जाता ना, तो भारत का वह नक्शा नहीं होता जो आज है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो तत्कालीन गृह मंत्री है यहाँ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हमको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहिए, इसके लिए उनका आभार प्रकट करना चाहिए। तो ये हैदराबाद का भारत में विलय के लेके मैंने ये बनाया है, तो ये याद रखने वाली बात है। इसमें जैसे ऑपरेशन पोलो याद रख लीजिए, पुलिस कार्रवाई याद कर लीजिए 1948 वाला, रजाकार कौन थे क्या थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कोई मेंस की तैयारी कर रहा है तो वो इसको पूरा देख सकता है, और जो मेंस की नहीं जैसे नॉर्मल थे वो कर रहा है, मतलब मेंस नहीं दे रहा ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो वो ऑपरेशन पोलो क्या है, हैदराबाद के रिगार्डिंग है, रजाकार कौन थे 1948 में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं कि मैंने कल जो पढ़ाया था वो क्या आपको याद है या कितना याद किया, तो उसका रिवीजन भी कर लेते हैं हम। बताइए। नागौर जिले की डेगाना की रेवत पहाड़ियाँ, छत्तीसगढ़ का कोरबा, कर्नाटक का मांड्या जिला किसके लिए फेमस था, बताइए दोस्तों, याद कीजिए। ऑप्शन है टंगस्टन, एनीमिया, लिथियम का भंडार, उपरोक्त सभी, बताइए। इसके लिए सोचिए थोड़ा सा। तो ये है लिथियम के भंडार के लिए बहुत फेमस था, मतलब यहाँ पे लिथियम का भंडार मिले। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, ऐसे वैसे पूछेगा तो इसको आप लिख लीजिए या इसका प्रिंट आउट ले लीजिए, है ना। नेक्स्ट मैंने बताया था कि नासा के लूसी मिशन ने गहरे अंतरिक्ष में स्थित एस्ट्रॉइड क्षुद्र ग्रह था डोनाल्ड जोहानसन की सतह पर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का नाम के नाम पर रखा गया। तो वो महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या था, इंडिया का था। तो कौन सी नदी घाटी थी, कावेरी थी, गंगा थी या नर्मदा थी, या तीनों थी, सोचिए कौन सा था, याद कीजिए। वो था भारत की नर्मदा घाटी। क्या थी, भारत की नर्मदा घाटी। फिर मैंने नेक्स्ट बताया था कि भारत का सबसे बड़ा व आधुनिक खेल परिसर कहाँ बनाया जा रहा है, सोचिए देखा। नई दिल्ली, जयपुर, जोधपुर या अहमदाबाद, कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों, आप खुद से रिवाइज कीजिए, बोलिए खुद से। तो कहाँ बनाया जा रहा है, अहमदाबाद में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको बताया था कि एशियन सुपर मॉडल 2025 में मिस्टर राजस्थान कौन चुने गए, सोचिए थोड़ा सा। आनंद, कनिष्क परियार, नीरज चोपड़ा, कौन बने थे, बताइए। तो इसमें थे कनिष्क परिहार, ठीक है, ये याद रखने लायक बात है। अब नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन थे, डॉक्टर शिवम अग्रवाल, कनिष्क परियार और नीरज चोपड़ा, सर्वेश कुसरे, कौन थे, सर्वेश कुसरे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो WIPO द्वारा जारी किया जाता है, भारत 139 देशों में किसी स्थान पर रहा, तो 32, 25, 27 कौन से स्थान पर रहा, 38वें स्थान पर रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आप रिवीजन करते रहिए।
फिर अब इसमें तो आप बता ही दीजिए, वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भूटान, भारत, पाकिस्तान, मॉरिशस। कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। तो इसी तरह दोस्तों हम और भी चीज़ें ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये मैप ऐड किया तो इससे आपको क्लियरिटी आ गई कि भाई ये जैसे पाकिस्तान से कितना दूर है, ये चाबार कहाँ पर है, ग्वादर पोर्ट कहाँ पे, जारान डेलार, जारान जो हाईवे आपने सुना होगा, ये अफगानिस्तान में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो जो भी मेरे को लगता है वो इम्पोर्टेंट मैं कवर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, और भी हम कुछ इनोवेशन करते रहेंगे। और आप कंटिन्यू और जो बेसिक सब्जेक्ट है उनको तैयार करते रहिए, और करंट के लिए तो आप मतलब इसको फॉलो करते रहिए, आपको कुछ बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।